हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर कर रहे थे, एक लेक्चर इसका हो भी चुका है और वहाँ पर मैंने आपको सारे बेसिक टर्म्स जो भी यहाँ पर यूज़ होते थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। जैसे कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता था, ठीक है, बाउंड्रीज़ क्या होती है, कंडक्टिंग बाउंड्रीज किसको कहते हैं, नॉन कंडक्टिंग बाउंड्रीज किसको कहते थे, कितने टाइप के सिस्टम हो सकते थे, ठीक है। फिर मैंने आपको वहाँ पर बताया था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की क्या होती थी, स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ और वहाँ पर पाथ फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ और इससे जुड़े बहुत सारे बेसिक टर्म्स मैंने पिछले लेक्चर पे आपको बताया था। अगर नहीं देखे तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं हीट ऑफ रिएक्शंस। मैंने कहा था अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, ये जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स अगर थर्मोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि हमें दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पे हमें वहाँ पर पढ़ाई करनी है और साथ ही साथ जो थर्मोकेमिस्ट्री का जोन है जिसकी वजह से इसको केमिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है ये चैप्टर आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलता है तो यहाँ पर भी पढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे ज़्यादा वर्क करते हैं यहाँ पर। अगर हम लोग बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ ये थर्मोडायनेमिक्स, तो इसलिए मैंने कहा था कि पहले मैं थर्मोकेमिस्ट्री वाले जोन को कंप्लीट करूँगा, उसके बाद फिर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वाले जो भी प्रोसेस हैं, जो भी टर्म्स हैं वहाँ पर उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग आज यहाँ पर बात करते हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री वाले जोन से ही स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो रिएक्शंस की बात आ गई, मतलब केमिस्ट्री की बात आ रही है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखो, अगर हीट ऑफ रिएक्शंस की हम लोग बात करते हैं तो हीट ऑफ रिएक्शन हम किसको कह सकते हैं, तो याद रखना हीट ऑफ रिएक्शन तो जाहिर सी बात है किसी रिएक्शंस की बात कर। रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी है कि अगर कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शंस लिख दी जाए, क्या हो, या फिर कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शंस हो और उसमें रिएक्टेंट पूरा का पूरा कंप्लीटली रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे, उस दौरान जो भी हीट इवॉल्व हो या फिर एब्जॉर्ब हो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी हीट ऑफ रिएक्शंस। मतलब एक बेसिक सी भाषा में बोला जाए तो हम ऐसे कहेंगे किसी भी रिएक्शंस के दौरान जो हीट होती है या तो हीट इवॉल्व हो सकती है या तो एब्जॉर्ब हो सकती है। क्योंकि पिछले टर्म पे मैंने आपको बताया था रिएक्शंस अगर कोई है या तो एक्सोथर्मिक हो सकती है या तो इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब वो हीट को, नेट हीट को इवॉल्व करती है, प्रोड्यूस करती है, बाहर निकालती है। और इंडोथर्मिक की बात करते हैं, नेट हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो उसी बेसिस पे यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बताया गया कि अगर कोई भी बैलेंस केमिकल रिएक्शंस हो उसमें पूरा का पूरा रिएक्टेंट, ठीक है, जितना रिएक्टेंट पूरा का पूरा रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट करके वहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, उस दौरान जो भी हीट इवॉल्व हो रही हो या फिर जो भी हीट वहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही हो उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। कहता है द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब when number of moles of the reactant according to the, किसके हिसाब से याद रहे बताओ भाई, according to balanced chemical reactions had completely reacted is called as a heat of reaction। उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर heat of reaction कहते हैं। आया समझ में। तो अब जैसे एक एग्जांपल आप समझो, यहाँ पर कह रहे कार्बन था, ऑक्सीजन गैस से रिएक्शंस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। अब हमें पता है कि यहाँ पर पहली बात तो ये है कि क्या यहाँ पर जो भी हीट इवॉल्व या फिर एब्जॉर्ब होगी उसको हीट ऑफ रिएक्शन कहा जा सकता है। तो पहली बात इसने कहा कि भाई अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल रिएक्शंस, इसका मतलब कि हमारी रिएक्शन क्या बैलेंस है कि नहीं है। तो आप बताओगे इधर एक रिएक्टेंट मतलब एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन, मतलब जितने एलिमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं जो उतने ही नंबर में वही एलिमेंट्स आपको प्रोडक्ट साइड भी दिखना चाहिए। ले ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, वहाँ पर पढ़ाया था मोल कॉन्सेप्ट में, तो उसके हिसाब से बैलेंस होना चाहिए। तो आप बताओगे यहाँ पर बैलेंस है। अब बैलेंस होने के बाद हमने देखा इस रिएक्शंस के दौरान यहाँ पर हीट लिखा गया और माइनस में लिखा गया, और माइनस का मतलब आपको पता चल गया होगा इतनी हीट वहाँ पर इवॉल्व हो रही है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं भाई, यहाँ पर जो हीट इवॉल्व रही है इसको कह सकते हैं ये हीट ऑफ रिएक्शन को बता रहा है। अच्छा, वहाँ पर याद रहे कि इसका 1 मोल कार्बन और 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्शंस करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो 1 मोल कार्बन, 1 मोल का मतलब कितना मास, जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो 1 मोल का मतलब यहाँ पर कार्बन एटम है तो एटॉमिक वेट, ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट 32। मतलब जो 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करके 44 ग्राम, 1 मोल का मतलब कितना ग्राम, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, तब जा करके हमें इतनी हीट मिलती है। और इस हीट को हम कहते हैं भाई ये हमारा हीट ऑफ रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। आया समझ में। तो ओवरऑल यहाँ पर एक ही लाइन में कहूँगा वहाँ फिर आकर के कि बैलेंस केमिकल रिएक्शंस होनी चाहिए। अगर दिख गया तो जो भी हीट है वहाँ पर उसको आप बोलोगे
जो भी डेल्टा एच की वैल्यू बोलोगे उसको हाँ हीट ऑफ रिएक्शंस का दर्जा दिया जाएगा। चलिए एक दो एग्जांपल से और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कि H2 है प्लस हाफ O2 है, ये H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। H2 प्लस हाफ O2 क्या बना रहे हैं यहाँ पर H2O। अब जो भी हीट यहाँ पर निकल रही है, क्या जो भी डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शंस होगा, जो भी हीट निकलेंगी उसको हीट ऑफ रिएक्शंस कहेंगे? आप बताओगे हाँ। क्यों? क्योंकि आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शंस देखनी है। ये H2 है, ठीक है, हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन दे रहा है और यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, रिएक्शन बैलेंस है, तो इस हीट को हम हीट ऑफ रिएक्शंस का दर्जा देंगे। चलो यहाँ पर देखो, H2 और O2 मिलकर के एक H2O बना रहा है, क्या ये बैलेंस्ड है? देख लो बैलेंस है क्या? इधर कितने हाइड्रोजन? दो। इधर कितने हाइड्रोजन? इधर भी दो हो जाता है। लेकिन ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, इधर ऑक्सीजन हमको दो, जबकि ऑक्सीजन इधर कितना दिखता है? केवल एक है। तो बताओ कि भाई ये बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो हम कहेंगे देखो अब हम तुम्हें हीट ऑफ रिएक्शन नहीं कहेंगे, जितनी भी वैल्यू तुम बता रहे हो। लेकिन हाँ अगर ऐसे लिखा जाता H2O2 और क्या बना देता है? H2O2 बना रहा है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना रहा है, तो उस दौरान आप बताओगे दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शंस है। जब यहाँ पर ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे, जो भी हीट इवॉल्व होगी उसको हम हीट ऑफ रिएक्शन का दर्जा देंगे। और याद रहे यहाँ पर हीट इवॉल्व भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो चलिए कहा गया हीट ऑफ रिएक्शंस एट अ कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच जाना जाएगा, जिसको हम कहते हैं एंथैल्पी। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम डेल्टा ई कहेंगे, ठीक है, जिसको कहते थे क्या? इंटरनल एनर्जी। तो ये तो हो गया, आपने पढ़ लिया यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। बैलेंस केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो भी हीट इवॉल्व या फिर एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, जब वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए तो उसी को कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। अब सवाल आता है ये हीट ऑफ रिएक्शन कब ज़्यादा हो सकती है, कब कम हो सकती है। हम इनकी अगर बात करें तो यहाँ पर आपको क्या बताता है? कह रहे फैक्टर अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। तो पहला फैक्टर जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो टेम्परेचर। कह रहे हैं कि अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट ऑफ रिएक्शंस की वैल्यू को निकालें, क्या हर बार सेम आएगा कि अलग अलग? देखो इफेक्ट करता है, इसका मतलब सेम तो नहीं है, ठीक है। अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शंस को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको वैल्यू भी वहाँ पर डिफरेंट मिलती है। अब वो कैसे पता चलेगा क्या होता है वहाँ पर? तो उसको एक रिलेशन से आपको समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर बताया गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय किरचॉफ्स इक्वेशन। कैसे बताया जा रहा है उसको? किरचॉफ इक्वेशन से आपको वहाँ पर बताया जा रहा है। फिर बताया गया कांस्टेंट प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कांस्टेंट प्रेशर की। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, ये फॉर्मूला है, आपको डायरेक्टली याद रखना है किरचॉफ इक्वेशन का। डेल्टा Cp बराबर डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T। आपको बताया अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात आ रही है, जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा इसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो कहेंगे भाई। कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर जो हीट का चेंज होता है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता तो इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि मान लेते हैं T1 टेम्परेचर पे जो डेल्टा एच की वैल्यू आई कौन है? डेल्टा H1 हीट ऑफ रिएक्शन। फिर T2 टेम्परेचर पे हीट ऑफ रिएक्शन इतना है, और डेल्टा Cp जो हो जाता है, मैंने पिछले टर्म पे आपको बताया था, ये होता है मोलर हीट कैपेसिटी। क्या हो जाता है? मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर बताया था, और ये पिछले टर्म पे आपको वहाँ पर बताया गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये क्या हो जाता है आपका? डेल्टा Cp, ठीक है, डेल्टा Cp यहाँ पर रहता है। अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर का तो मैंने आपको बताया। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर देखना हो तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर जो रिलेशन आ जाता है वो कुछ ऐसा आ जाता है, डेल्टा Cv बराबर डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 अपॉन T2 माइनस T1। तो कहता है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर जाहिर सी बात है, अब इसको हम इंटरनल एनर्जी का नाम दे देते हैं। कह रहे T1 टेम्परेचर पे ये डेल्टा E1 है, T2 टेम्परेचर पे डेल्टा E2, और यहाँ पर जो डेल्टा Cv, ये जो रिलेशन है किरचॉफ इक्वेशन से, ये आपको ऐसे याद रखना है वहाँ पर, ठीक है। बताया गया डेल्टा Cv बराबर, इसको कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है, नहीं आपको पता है मोलर हीट कैपेसिटी, तो पिछले लेक्चर पे मैंने वहाँ पर आपको डिटेल में बताया, ठीक है। तो ये रिलेशन आता है, बस ये रिलेशन आप याद रखना। वैसे एनसीईआरटी में इसको नहीं लिखा गया, लेकिन यह है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अब इसको ध्यान देना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे बताओ?
हीट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं ना, तो पहले मैंने आपको बताया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन होगा वो मैंने आपको वहां पर बताया। चलिए दूसरा देखते हैं यहां पर, कह रहे इफ रिएक्शन इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर रिएक्शन को हम करा रहे हो भी कहां पर, कांस्टेंट प्रेशर पे करा रहे हैं, तो वहां पर एक रिलेशन बन के तैयार हो जाता है डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हर कोई इसको ध्यान देगा। डेल्टा एच और डेल्टा ई, डेल्टा एच क्या था बताओ, अब बताओगे एंथैल्पी चेंज, और ये कौन है, इंटरनल एनर्जी चेंज। तो इनके बीच का जो रिलेशन आता है, ये रिलेशन हर किसी को याद रखना है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब देखो ये तो फॉर्मूला हो गया, अब इसमें किसी को इधर उधर कर सकते, जैसे मैंने यहाँ पर इसको इधर भेज दिया, यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, माइनस, ऐसे कह सकते हैं डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फिर जो भी पूछा जाएगा उसके हिसाब से आप वहाँ पर एडजस्ट करना, ठीक है। तो ये याद रखना। अब सवाल लेते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पर कौन कौन है, अब बताओगे डेल्टा एच को कहते हैं एंथैल्पी चेंज या फिर हीट ऑफ रिएक्शन, वो भी कहाँ पर, कांस्टेंट प्रेशर, कई बार इसको बता चुका मैं। और डेल्टा ई को क्या बोलते हैं यहाँ पर, अब बताओगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी या फिर हीट ऑफ रिएक्शन, वो भी कहाँ पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब सवाल लेते हैं डेल्टा एन जी क्या है, बताओ क्या डेल्टा एन जी के बारे में आप जानते हो, पहली बार तो नहीं बताया जा रहा है, इक्विलिब्रियम में भी आपको मैंने बताया। डेल्टा एन जी का मतलब यहाँ पर सिग्मा एन पी माइनस सिग्मा एन आर। तो आपको यहाँ पर एक काम ये करना है, ठीक है। तो आप बताओगे यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर जितने भी गैसियस, याद रहे हम गैसियस की बात कर रहे हैं, गैसियस कोई भी अगर केमिकल रिएक्शंस है वहाँ पर डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच का हम रिलेशन स्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, टोटल गैसियस प्रोडक्ट के जितने मोल होंगे, 2 मोल 4 मोल जो भी हैं, आपको प्रोडक्ट के गैसियस मोल में से रिएक्टेंट के गैसियस मोल को घटा देना है, जो भी बचेगा वो डेल्टा एन जी बताएगा। अब यहाँ पर इससे ये साबित होता है, ये वाला रिएक्शन, यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान देना, अगर किसी रिएक्शंस के लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, इसका मतलब क्या होगा बताओ, इसका मतलब ये है कि कह रहे हैं कि डेल्टा ई में अभी इतना और जोड़ो तब किसके बराबर हो पाओगे, डेल्टा एच के। यही तो हुआ, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, डेल्टा एन जी की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और अगर पॉजिटिव आ रही है मतलब डेल्टा ई में अभी डेल्टा एन जी और जोड़ोगे तब डेल्टा एच होगा। इसका मतलब वहां पर हो रहा है कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई। चलो अगला बताओ, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ये पूरा टर्म नेगेटिव में जाएगा, तो माइनस, मतलब ये कहना चाहता है कि ई में से अभी कुछ घटाओगे तब डेल्टा एच बचेगा, ई में से कुछ घटाने पर जो बचेगा वो डेल्टा एच होगा। इसका मतलब अब बताओगे डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी होगी किससे, डेल्टा ई से। चलिए अगला बताइए, यहाँ पर अगर डेल्टा एन जी वो बराबर किसके हो जाए, 0 के, और अगर डेल्टा एन जी 0 तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, और वो 0 हुआ तो डेल्टा एच और डेल्टा ई क्या हो जाता है, इक्वल। तो ये आपको ध्यान देना, अगर कभी भी किसी रिएक्शंस के लिए आपको ऐसा दे दिया जाए कि डेल्टा एच डेल्टा ई के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। और अगर कोई केमिकल रिएक्शन दे दिया जाए, उसमें पूछा जाए छोटा होगा कि बड़ा होगा, क्या होगा, तो आप बताओगे वहाँ पर कि हम उसके लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू चेक करेंगे, और डेल्टा एन जी की वैल्यू को करके हम वहाँ पर बता सकते हैं कि क्या होगा इनके बीच में रिलेशन। पॉजिटिव है तो डेल्टा एच बड़ा, मतलब ग्रेटर देन 0 तो डेल्टा एच ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन 0 तो डेल्टा एच लेस देन हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो दोनों बराबर हो जाता है। ऐसे अगर आपको याद हो कि जब हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने कहा था केपी और केसी 2 टर्म चल रहे थे, ठीक है। वहाँ पर मैंने कहा इनके बीच का अगर रिलेशन देखना तो फॉर्मूला क्या था बताओ, वहाँ पर रिलेशन क्या था, केपी बराबर केसी आर टी होल आर टी की पावर डेल्टा एन जी हो जाता था। और डेल्टा एन जी में भी वही बताया था, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 तो केपी बराबर केसी हो जाता था, और डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0 तो केपी इज ग्रेटर देन केसी, और लेस देन 0 तो केसी इज ग्रेटर देन केपी हो जाता था। ये मैंने इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था आपको। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि डेल्टा एन जी ही पूरा यहाँ पर सारी चीज़ें डिसाइड करेगा, भाई कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। बताओ क्लियर है इतना, आगे बढ़े। ये तो हो गया डेल्टा एन जी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के गैसेस मोल में से हम रिएक्टेंट के गैसेस मोल को टोटल को घटा देते हैं। ये फॉर गैसेस के लिए एप्लीकेबल, इस बात का ध्यान देना। डेल्टा एन जी 0 तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ग्रेटर देन 0 तो डेल्टा एच बड़ा हो जाएगा, लेस देन तो यहाँ पर होता है। चलिए जैसे कि रिएक्शंस आपके सामने लिखी गई और यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए भाई रिलेशन बना के बताओ, तो हम क्या करेंगे। यहाँ पर कह रहे 2SO2 + O2 क्या बना लेता है, 2SO3। और डेल्टा एन जी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हर कोई बताओ क्या देखना था, प्रोडक्ट के गैसेस मोल कितने हैं, 2 माइनस रिएक्टेंट के 2 और 1 3, गैस वाले ही काउंट करने, सब गैस है
तो 2 माइनस क्या कर देते भाई 3 है, कितना आ जाएगा -1। -1 का मतलब ये क्या बताना चाहता है, लेस देन 0। जब लेस देन 0 हो जाएगा तो डेल्टा एच लेस देन क्या हो जाएगा, डेल्टा ई। बताओ यही तो होगा वहाँ पर, है कि नहीं। ये चीज़ें आ जाती हैं। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे हीट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर कहने का मतलब कि अब ये तो हमने एक टेम्परेचर देखा और कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैंने वहाँ पर आपको एक रिलेशंस भी बता दिया, डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में क्या रिलेशन होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और इफेक्ट हम लोग देखते हैं जिसकी वजह से डेल्टा एच की वैल्यू, हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। चलिए, अगला यहाँ पर आपको बताया जा रहा है फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो तब वहाँ पर क्या होगा देखते हैं। आपको ये बताया गया द फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट इज डिफरेंट देन डेल्टा एच इज डिफरेंट। अगर कह रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो सकता है रिएक्शन सेम है, सेम रिएक्शन है, लेकिन उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट की अगर फिजिकल स्टेट में आपने देखा कि सब कुछ रिएक्टेंट एक जैसा है, प्रोडक्ट है, बस उनकी फिजिकल स्टेट अलग अलग है, तो याद रखना वहाँ पर कि उनकी हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। जैसे एग्जांपल देखो, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे अगर यहाँ पर मैंने रिएक्शंस लिखी है, अगर आप पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शंस देखें तो आपको लगेगा ये भी H2 और हाफ O2 मिलकर के वाटर बना रहा है, ये भी H2 प्लस हाफ O2 मिलकर के वाटर बना रहा है। लेकिन यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन जो आया है वो कितना आया है, 285.8 किलो जूल पर मोल, जबकि यहाँ पर जो आया है वो कितना आया है, 242 किलो जूल पर मोल। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, आप देखो कि रिएक्शन तो वही है ना, लेकिन यहाँ पर हीट कुछ और पर मोल के लिए, यहाँ पर हीट कुछ और पर मोल के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है, अब थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो आप बताओगे यहाँ पर H2 गैस O2 गैस, और ये क्या बनाया है, लिक्विड। और यहाँ पर H2 गैस O2 गैस, ये कहाँ पर रुक गया है, गैसियस में। तो याद रखना, जब ये गैसियस हाइड्रोजन, गैसियस ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके इनको बनाए, तो ये माइनस का मतलब कुछ हीट यहाँ पर 242 हीट को रिलीज किया। लेकिन अब सवाल आता है ये गैस पे नहीं रुका है, गैस से फिर लिक्विड गया होगा, इसका मतलब यहाँ पर भी जो रिएक्शन हुई होगी ये भी पहले गैस ही बनाया होगा, फिर गैस के बाद फिर और हीट को इवॉल्व किया होगा। याद रखना, आपको पता है गैस से अगर लिक्विड में जाओगे, गैसियस स्टेट से अगर लिक्विड स्टेट में जाओगे तो उसको और ठंडा करना पड़ता है। ठंडा करने का मतलब हीट को और बाहर निकालना पड़ेगा। ये और हीट को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, और जब और ज़्यादा हीट निकलेगी तब जा करके वो लिक्विड बन पाएगा। इसीलिए यहाँ पर जब वो हम लिख रहे हैं कि H2 प्लस O2 मिल करके H2 लिक्विड बना रहा है, तब यहाँ पर ज़्यादा हीट इवॉल्व हो रही है इन कंपैरिजन टू जब वो केवल गैस पे ही रुक जाता था। तो यहाँ पर बताने का मकसद यही था कि अगर फिजिकल स्टेट डिफरेंट हुई तो डेल्टा एच की वैल्यू, जिसको कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शंस, वो भी डिफरेंट होती चली जाएगी। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं फॉर अ H2O लिक्विड। आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, डेल्टा एच इज मोर निगेटिव। मोर निगेटिव का मतलब निगेटिव टर्म्स आपको बता रहा है हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा निगेटिव मतलब ज़्यादा हीट इवॉल्व हो रही है। डेल्टा एच इज मोर निगेटिव इन कंपैरिजन टू द फॉर्मेशन ऑफ H2O वेपर, बिकॉज व्हेन वेपर कन्वर्ट इनटू लिक्विड सम हीट इज रिलीज। कह रहे कि जब ये वेपर या फिर गैस जिसको हम कहते हैं ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो और ज़्यादा हीट को इवॉल्व करेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कहने का मतलब फिजिकल स्टेट भी डिपेंड करता है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, हम लोग हीट ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे थे, होता क्या था वो बताया, उसको कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं वो बताया। अब यहाँ पर नीट के एग्जाम में 2023 में पूछा गया, 2023 में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बताइए क्या होगा आपके हिसाब से। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ करेक्ट रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कह रहे चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इनके लिए कौन सबसे सही ऑप्शन होगा आपके लिए। तो आपको पता है कि मैंने वहाँ पर जो अभी पढ़ाया है, आप खुद से जब लिखोगे डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हम डेल्टा ई को या फिर चाहे तो डेल्टा यू भी लिख सकते हैं। इंटरनल एनर्जी को डेल्टा ई लिखे या फिर डेल्टा यू, बात एक ही होती है। तो आप बताओगे यहाँ पर इन्होंने माइनस लिख करके गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, आप बताओगे यही तो मैच कर रहा है, आपने इसको टिक कर दिया। यहाँ पर आप बताओगे यहाँ पर माइनस किया, चलो ठीक, लेकिन यहाँ पर इनको प्लस करना चाहिए था, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, और यहाँ पर भी आप बताओगे गड़बड़ है, ऐसा कुछ। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, तो आप बताओगे यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। एकदम सिंपल सा फॉर्मूले पे पूछा गया। इस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछा जा सकता है, उस बात का भी आप ध्यान देना, आगे मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इस पे।
चलो, अब हीट ऑफ रिएक्शन तो आपने पढ़ ली है कि नहीं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप। टाइप का मतलब क्या? अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस की। टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस की हम लोग बात करने वाले हो। इसका मतलब क्या? देखो यहाँ पर क्या होगा, वो तो हीट ऑफ रिएक्शन ही होगी। जैसे आपको पता है कि हम केमिकल रिएक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट नामों से जानते हैं। ठीक, कहीं पर फॉर्मेशन हो रहा है तो कहेंगे ये तो फॉर्मेशन की रिएक्शंस है, कहीं पर कंबर्शन हो रहा है, कहीं पर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होता है, कहीं पर हाइड्रोजनेशन हो रहा है। तो कह रहे हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है, उसमें जो भी प्रोसेस हो रहा है, अब उसकी हीट ऑफ रिएक्शन को अगर हम चाहें ना तो उसी प्रोसेस के नाम से ही रख सकते हैं। जैसे कहीं पर फॉर्मेशन हो रहा है, किसी का फॉर्मेशन हो रहा था किसी केमिकल रिएक्शंस में, हम कहेंगे यहाँ पर देखो जो भी हीट का इन्वॉल्वमेंट होगा वो तो हीट ऑफ रिएक्शन का ही जाएगा। लेकिन एक काम करते हैं, फॉर्मेशन की रिएक्शंस है, क्यों ना इस हीट ऑफ रिएक्शन को हम कह सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। कहीं पर कंबर्शन हो रहा था तो अब कंबर्शन तो हो ही रहा है, अब जो भी हीट इवॉल्व होगी बैलेंस केमिकल रिएक्शंस, उसको हीट ऑफ रिएक्शंस तो कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन प्रोसेस का नाम कंबर्शन है तो कहा गया क्यों ना इस हीट ऑफ रिएक्शन को हम हीट ऑफ कंबर्शन ही कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या किया जाता है, हम क्या करते हैं वहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शंस के टाइप्स को पढ़ते हैं। ये कुछ और चीज़ नहीं है, ये हीट ऑफ रिएक्शंस ही होगा, बस जिस जिस नाम से उस हीट ऑफ रिएक्शन को जाना जाता है, कोई केमिकल रिएक्शन हो, कोई केमिकल प्रोसेस हो, ठीक है, वहाँ पर क्या करते हैं उसकी हीट को उसी नाम से जान लिया जाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे अगर मैं कह देता हूँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का मतलब क्या हो जाता है, तो अब तो यही कहोगे ना कौन से स्टूडेंट। स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, कोई नीट की तैयारी, कोई आईटी की तैयारी, कोई एसएससी, तो बहुत सारी चीज़ों की तैयारी होती है। कोई पढ़ रहा है, कोई 10th में 12th में है, हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई स्टूडेंट हुआ। लेकिन अगर हमसे कहा जाए टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं, जो जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है उस बेसिस पे बताओ। तो कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, मैंने कहा नीट के ये स्टूडेंट हैं, ठीक है तो स्टूडेंट ही ना। फिर उसके बाद क्या बताया आपको, अगर कोई वहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक है, आईआईटी की कर रहा है तो कहेंगे आईआईटी के स्टूडेंट हैं यहाँ पर, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ऐसे आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, ठीक है, बता सकते हो हीट ऑफ रिएक्शंस को। बस यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि कोई नई चीज़ नहीं है, वही हीट ऑफ रिएक्शंस के हम लोग टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो चलो यहाँ पर एक एक करके देखते हैं हीट ऑफ रिएक्शंस को किन किन नामों से जाना जा सकता है, टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस। चलो सबसे पहले मैं तो आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, जो यहाँ पर पहला टर्म होगा हम लोग का, ठीक है, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब समझो, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर याद है कि कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक फिजिकल स्टेट से किसी दूसरी फिजिकल स्टेट में वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बस। तो यही यहाँ पर होने वाला है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो जाता है। ये हीट का टाइप ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई केमिकल प्रोसेस भी हो सकता है, कोई फिजिकल प्रोसेस भी हो सकता है। अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं, एक सॉलिड है वो पहुंच रहा है लिक्विड में, आपको पता है एक सॉलिड को हम क्या करते हैं, लिक्विड में पहुंचाते हैं। सॉलिड फॉर्म था किसी का, हमने उसको लिक्विड फॉर्म में पहुंचाया। तो इस प्रोसेस को आप कहोगे तो इसका मेल्टिंग करवा रहे हैं, हाँ मेल्टिंग करवा रहे हैं, लेकिन इसका एक नाम चलता है, वो याद रखना। इसको कहते हैं इस प्रोसेस को फ्यूजन। क्या बोलते हैं भाई? कहते हैं इसका फ्यूजन कराया जा रहा है। अब बताओ, अगर सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो जाहिर से बात है बाहर से उसको हीट देना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो हमें पता होना चाहिए, अगर कोई सॉलिड फॉर्म इसको हम पिघलाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हीट देना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा। तो वही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। और हीट बाहर से देना पड़ता है, आपको पता है किसी प्रोसेस को कराने के लिए अगर बाहर से हीट देना पड़ता है तो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस। और डेल्टा एच की वैल्यू उसके लिए क्या आती है? पॉजिटिव आती है। तो यहाँ से यहाँ पर फ्यूजन, तो यहाँ पर जो हीट हमें देनी पड़ रही है उसको अगर एक नाम से पुकारा जाए तो कह सकते हैं भाई फ्यूजन है ना, तो एक काम करो, इस हीट ऑफ रिएक्शंस को या फिर हीट को हम क्या कह सकते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हीट ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन प्रोसेस में जो हीट इन्वॉल्व हो रही है उसको क्या बोल सकते हैं? हीट ऑफ फ्यूजन। और इसको मैंने पॉजिटिव इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको बताइए एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये तो एकदम बेसिक सा बताया। अब आपको क्या ध्यान देना, इसकी जब डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कैसे बोलोगे, इस बात का ध्यान देना। आप बताओगे जब एक मोल, याद रखना, अब यहाँ पर आपको ये भी पूरा व्यवस्थित बोलना पड़ेगा। वैसे तो आप अपने लिए यहाँ पर बोल सकते हैं खुद के लिए कि भाई सॉलिड को जब हम फ्यूज़ कराते हैं, लिक्विड बनाते हैं, जो भी हीट देनी पड़ती है उसको हीट ऑफ फ्यूजन कह सकते हैं। लेकिन सिस्टमेटिक वे में बोलेंगे तो हम ये कहेंगे जब एक मोल सॉलिड को, क्या एक मोल सॉलिड को
उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, याद रखिए कहाँ पर, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। जब 1 मोल सॉलिड को हम क्या करते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे जितनी हीट दे करके, ठीक है, उसको लिक्विड बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका हीट ऑफ फ्यूजन। आया समझ में क्या बोला मैंने? 1 मोल सॉलिड को कहाँ पर, हर किसी का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये कौन सी बात कर रहा है? मेल्टिंग पॉइंट। जब 1 मोल सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट्स पे क्या करते हैं हम, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट्स पे फ्यूज़ कराते हैं, और उस दौरान जितना भी हीट हमें देना पड़ता है उसी को कहते हैं हीट ऑफ फ्यूज़न। चलो अगला टर्म देखो, अगर लिक्विड को मैं वेपर में पहुंचा दूं, इस प्रोसेस को क्या बोलना चाहोगे? वेपोराइजेशन, है कि नहीं? हम क्या कर रहे हैं, उसका वेपोराइजेशन करा रहे हैं। तो अब आपको पता है कि जाहिर सी लिक्विड को अगर वेपर में पहुंचाना है, वो खुद से तो जाएगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, है कि नहीं? या तो हम हीट दें या तो वो कहीं से सराउंडिंग से हीट ले ले, क्योंकि हीट लेने के बाद ही क्या करता है, वो वेपर फॉर्म में जा सकता है। क्योंकि आपको पता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर लिक्विड को वेपराइज कराने के लिए जो भी हीट देना पड़ता है, उस हीट को हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कह सकते हैं। लेकिन व्यवस्थित बोला जाए तो अब आप बताओगे, पूरा एकदम व्यवस्थित लगा के बोलेंगे 1 मोल। क्या बोलेंगे यहाँ पर? 1 मोल। कहेंगे जब 1 मोल कोई लिक्विड हो, ठीक है, उसको वेपराइज करें, कहाँ पर बताओ, कहाँ पर कराएं? उसके बॉइलिंग पॉइंट्स पे। जब 1 मोल लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट्स पे हम वेपराइज कराएं, और उस दौरान जो भी हीट हमें देनी पड़ती है उसी को हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है। आया समझ में? तो चलो, तो हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, ठीक है, हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया। एक और टर्म सीखते हैं यहाँ पर कहता है सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन किसको कहते हैं पहले ये बताओ? जब हम सॉलिड को डायरेक्ट कहाँ पर पहुँचाते हैं? वेपर में। जब हम सॉलिड को कहाँ पर पहुँचा देते हैं? डायरेक्टली वेपर में पहुँचा देते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? वहाँ पर सब्लिमेशन कहा जाता है। आया समझ में? उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। और यहाँ पर आपको ये बताया गया कि अब एक बार फिर से, जब 1 मोल सॉलिड को हम क्या करते हैं, उसको वेपर फॉर्म तक पहुंचाते हैं, उस दौरान जो भी हीट हमें देनी पड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इसका हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। जैसे मैंने कहा मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, सब्लिमेशन का भी एक पॉइंट होता है। तो उसी भी क्या करता है, उसको सब्लिमेशन कराया जाता है। और याद रहे कि सॉलिड को, 1 मोल सॉलिड को पूरा का पूरा वेपर में पहुंचाना है हमें, जो भी हीट देंगे उसी को कहा जाएगा सब्लिमेशन। याद रहे, सॉलिड से लिक्विड जाना फ्यूजन कहा जाता है, ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस। लिक्विड से वेपर, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस। और सॉलिड से डायरेक्ट वेपर, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस। चलो, अगर आपसे कभी ऐसा पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो क्या? अगर पूछा जाए हीट ऑफ सब्लिमेशन ये किसके बराबर होगा पता है? अगर सॉलिड को हम पहले फ्यूज़ कराए, हीट ऑफ फ्यूज़न दिया, लिक्विड बना, फिर हीट ऑफ वेपरेशन दिया, तब वेपर होना। अब यहाँ पर जितनी हीट आपने यहाँ पर फ्यूज़न कराने में, जितनी हीट आपने उसको वेपराइज कराने में दिया, अगर टोटल दोनों हीट एक ही बार में आप दे देते तो डायरेक्ट कहाँ पर पहुँच जाता? वेपर में पहुँच जाता। इसका मतलब हीट ऑफ सब्लिमेशन अगर हमें लिखना हो तो बताओ भाई क्या लिखेंगे? हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। क्या लिख देंगे वहाँ पर? हीट ऑफ फ्यूज़न प्लस हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ फ्यूजन प्लस हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसी को हम क्या बोलेंगे वहाँ पर? आप बताओगे हीट ऑफ सब्लिमेशन के नाम से उसको जानेंगे। आया समझ में? चलिए, इसके अलावा भी अगर प्रोसेस उल्टा भी करना चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर किसी लिक्विड को, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, सॉरी, किसी वेपर को उसके लिक्विड फॉर्म में पहुँचा दें, वापस वेपर फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में, उसको लिक्विड फॉर्म में लेके आए। अब बताओ, अब तो हीट देने से नहीं, अब उसको हमें ठंडा करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा होता है भाई? ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और इस दौरान जो भी हीट इवॉल्व होती है, जब 1 मोल वेपर को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो उस दौरान जो भी हीट इवॉल्व होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका हीट ऑफ कंडेंसेशन। फिर ऐसे एक टर्म्स और सीख लेते हैं यहाँ पर। आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है? जब क्या हो जाता है, लिक्विड को हम कहाँ पर पहुँचा देते हैं? सॉलिड में। इस प्रोसेस को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोला जाता है इसको? सॉलिडिफिकेशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो बताया गया कि जब 1 मोल लिक्विड को हम क्या करते हैं? सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉलिडिफिकेशन।
और इस दौरान जो भी हीट इवॉल्व होती है इसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन के नाम से उसको जाना जाता है। हाँ समझ रहे। तो जितना भी मैंने आपको बताया अब आकर के इसको हम रीड करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस, और पहला टाइप जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होगी, बस एक फिजिकल स्टेट से वो दूसरे फिजिकल स्टेट में वहाँ पर पहुँच रहा है, तो इस बात का आपको ध्यान देना। तो कहता है हीट ऑफ फ्यूजन, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई वो जल्दी जल्दी यहाँ पर सुन लेते हैं। कहता है द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 मोल, कितने मोल, 1 मोल सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे लिक्विड सॉलिड था, यहाँ पर वाटर आपका सॉलिड फॉर्म में था, इसको लिक्विड पहुंचाया, जो भी हम हीट देंगे वहां पर इसको हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाएगा। और याद रहे कि हीट ऑफ फ्यूजन इज ऑलवेज इंडोथर्मिक इन रिएक्शन, ठीक है, या फिर इंडोथर्मिक प्रोसेस। डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हीट ऑफ वेपोराइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं यहाँ पर, बस यहाँ पर पढ़ते चलते हैं। कह रहे द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 मोल लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, हीट ऑफ वेपोराइजेशन के नाम से उसको जाना जाता है। आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर H2O लिक्विड फॉर्म में है, अगर H2O गैस में पहुंच जाए, उस दौरान जो भी हमें हीट देनी पड़ती है वेपोराइजेशन। और वेपोराइजेशन भी कैसा प्रोसेस है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज ऑलवेज इंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू अब बताओगे पॉजिटिव आती है। चलो सब्लिमेशन को भी देख लेते हैं। यहां पर हीट ऑफ सब्लिमेशन कहता था रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड को कहां पर, इनटू गैस। डायरेक्ट सॉलिड से जंप करके गैस में जा रहा है, ठीक है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अ हीट ऑफ सब्लिमेशन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बताया कि H2O सॉलिड से कहाँ पर जा रहा है, H2O लिक्विड में, जो भी हीट देनी पड़ रही होगी भाई साहब उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन के नाम से जाना जाता है। तो कहा गया यहाँ पर हीट ऑफ सब्लिमेशन इज ऑलवेज इंडोथर्मिक होता है। इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाती होगी। चलिए यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा यहाँ पर बताइए। कह रहे था वेपोराइजेशन प्रोसेस इज ऑलवेज, वेपोराइजेशन प्रोसेस ऑलवेज क्या होगा, वेपोराइजेशन जाहिर सी बात है लिक्विड को वेपर में पहुंचाना चाहते हैं, खुद से तो जाएगा नहीं, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा आप बताओगे कि हीट देना पड़ेगा। तो आप बताओगे हीट देने वाले प्रोसेस को कहते हैं इंडोथर्मिक। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, फ्यूजन ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करा रहा है ना, तो आपको पता है वो भी हीट देना ही तो पड़ेगा, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक चेंजेस होता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहां पर, कह रहे हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इफ 500 केल्विन इज 15 किलो कैलोरी पर मोल। हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात कर रहे हैं, इतना है कोई बात नहीं। कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई व्हेन 5 मोल ऑफ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर एट द सेम टेम्परेचर, आर की वैल्यू को दी। आपको पता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डेल्टा एच की बात कर रहे हैं, जिसको हम हीट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। डेल्टा एच दिया और डेल्टा ई पूछा जा रहा है। अब सवाल आता है क्या ये हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो आप बताओगे इसके बीच में तो हम एक रिलेशन जानते हैं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये तो हम जानते हैं। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि भाई ये तो दिए हैं और इनका पूछा जा रहा है, और यहाँ पर कह रहे हैं कितना मोल, 5 मोल लिक्विड है, मतलब 5 मोल अगर आप ऐसा वाटर लिख लें, 5 मोल वाटर को क्या कर रहे हैं लिक्विड को, वो 5 मोल गैस में पहुँच जाएगा, है कि नहीं। 5H2 यहाँ पर चाहे नीचे लिखे चाहे बगल में लिखे, ये गैस में पहुँचा। इसका मतलब यहाँ पर याद रखना डेल्टा एन जी की वैल्यू आप क्या बताओगे, 5 ही तो आएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 मोल है गैस और यहाँ पर लिक्विड, तो लिक्विड वाले को काउंट नहीं करते, 5 - 0 मतलब 5। अब बताओगे यहाँ पर 5 आ जाता है, आया। अब बताओ, और याद रहे कि हमें डेल्टा ही निकालना है, और जब इस क्वेश्चन में आप डेल्टा ही निकालेंगे तो आप कहोगे कि मुझे तो ये समझ में आ रहा है, इसको इधर भेज दो ना। अब बताओगे डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी,
डेल्टा ई बराबर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर है। तो डेल्टा एच तो है, डेल्टा एन जी भी हमें पता चल चुका है, आर की वैल्यू दिया है, टेम्परेचर भी दिया है। लेकिन यहाँ पर पता है बहुत लोग मिस्टेक क्या करते हो, जल्दबाजी में यहाँ पर डेल्टा एच की 15 लिख देते हैं। अब बताओ, जो हमें हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया गया वो कितने के लिए दिया, 1 मोल का दिया, और डेल्टा ई कितने मोल का पूछा जा रहा है बताओ। कह रहे हैं कि जब 5 मोल लिक्विड को हम क्या करते हैं, उसको वेपर में कन्वर्ट करते हैं। डेल्टा ई 5 मोल का पूछा जा रहा है और जो डेल्टा एच दिया वो कितने मोल का, 1 मोल का। तो हिसाब थोड़ी ना सही है। इसका मतलब कि अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो भी 5 मोल के लिए रखना पड़ेगा। तो डेल्टा एच आपको पर मोल का दिया गया कितना, आप बताओगे 15, और आप बताओगे फॉर 5 मोल कितना हो जाएगा, 75। आया समझ में। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या रखोगे किलो कैलोरी में, आप बताओगे 75। ये सब वहाँ पर मिस्टेक करते हैं, ये आपको नहीं करना है, ठीक। आपको ये मिस्टेक नहीं करना है वहाँ पर। 15 इंटू 5, तो आपको पता है 1 मोल के लिए 15, तो 5 मोल के लिए 75 हो जाएगा। तो अब डेल्टा ई निकालो, अब आ जाएगा वहाँ पर डेल्टा ई बराबर 75 माइनस यहाँ पर कितना 5, ठीक। आर की वैल्यू कितना, आर की वैल्यू कह रहा है 2 इंटू 10 की पावर -3, ये भी सही। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं वहाँ पर और क्या चाहिए हमें, अच्छा टी कितना दिया गया 500, बताओ 500 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1000, और 10 की पावर -3 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 5। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा 75 माइनस 5, तो आ जाएगा बताओगे यहाँ पर 70, कितना आ जाता है अभी 70 किलो कैलोरी। क्या हो जाता है 70 किलो कैलोरी वहाँ पर आ जाता है। चलिए अगला देखें। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखा, मैंने कहा कि हम लोग हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। अब इसी टाइप ऑफ रिएक्शंस में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, जब तक जितने भी आपको पढ़ने हैं आपके सिलेबस में वो ख़त्म नहीं हो जाते। चलिए इसी क्रम में अगला जो मैं आपको टाइप पढ़ाने जा रहा हूँ, टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस, उसका नाम है हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या नाम है उसका, हीट ऑफ फॉर्मेशन नाम है। अब सोचते हैं ये हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाता है, ये भी हीट ऑफ रिएक्शन ही है, जैसे उसका टाइप है तो वही। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि जब हमारा कोई भी सब्सटेंस हो, यहाँ पर फॉर्मेशन की रिएक्शन क्या होती है ये आपको क्लियर है, तो आप आसानी से बता सकते हो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। तो सवाल है फॉर्मेशन की रिएक्शंस क्या होती है। तो फॉर्मेशन की रिएक्शन ये होती है जब कोई भी सब्सटेंस हमारा 1 मोल बने, कितना बने 1 मोल बने, और किससे बने, अपने कंस्टिट्यूएंट फॉर्म से, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको कहते हैं, फिर कंस्टिट्यूएंट फॉर्म कहते हैं, मतलब कि जो उसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, जब उससे बनता है तो उस दौरान जो भी हीट इवॉल्व होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी उसी को हम क्या बोलेंगे वहाँ पर, हीट ऑफ फॉर्मेशन। आया समझ में, एक बार फिर से बताओ क्या बताया मैंने। जब हमारा प्रोडक्ट 1 मोल बने, याद रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोडक्ट से बातों को अपना बता रहे हैं। कह रहे जब हमारा कोई भी प्रोडक्ट हो वो 1 मोल बने, और किससे बने, अपने सबसे स्टेबल फॉर्म से। जितना भी एलिमेंट इसमें यूज़ हो रहा है उनका जो नेचर में पाया जाने वाला स्टेबल फॉर्म है, जो उनका कंस्टिट्यूएंट फिर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हम उनसे क्या करते हैं, उसका फॉर्मेशन कराएं। उस दौरान जो भी हीट इवॉल्व होगी, एब्जॉर्ब होगी, उसको कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शंस, हीट ऑफ फॉर्मेशन। और याद रहे जब हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, इतना भी आपको ध्यान रहे कि उसके अलावा कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, वही अकेले बनना चाहिए। तो कुछ कंडीशंस यहाँ पर है, तभी वो फॉर्मेशन की रिएक्शंस होती है। और उस दौरान जो भी हीट इवॉल्व हो या फिर एब्जॉर्ब, मैं इवॉल्व और एब्जॉर्ब दोनों बोल रहा हूँ, इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है कभी, और एंडोथर्मिक भी हो सकता है कभी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या बोलता है। कह रहे हीट ऑफ फॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड्स इज डायरेक्टली ऑब्टेन। याद रखना यहाँ से 1 मोल, पर्टिकुलर 1 मोल कोई भी कंपाउंड्स होगा किससे बने, पर्टिकुलर कंपाउंड्स इज डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम इट्स किससे, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, मतलब उसका स्टैंडर्ड मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर बताया है कि भाई प्रोड्यूस हो और एब्जॉर्ब हो, मतलब प्रोड्यूस हो तो एक्सो की बात करता है और एब्जॉर्ब हो तो इंडो की बात करता है। वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, वो इंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ आपको बताया गया।
तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पर आपको। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की फॉर्मेशन की पहले रिएक्शन लिख करके दिखाओ, तब हीट ऑफ फॉर्मेशन आगे देखेंगे। कैसे लिखेंगे मैं आपको बताऊँ। जिसका फॉर्मेशन की रिएक्शंस लिखना है पहले हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पर प्रोडक्ट साइड लिख देते हैं। और कितना लिखेंगे पता, केवल 1 मोल होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, केवल 1 मोल होना चाहिए। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मुझे बनाना था, इसकी फॉर्मेशन की रिएक्शंस लिखनी थी। मैंने कहा ठीक है पहले एक काम करो, सबसे पहले यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट साइड लिख ही डालो। फिर यहाँ पर देखो, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन है। अब हमें ये देखना है कि कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहा जाता है, कंस्टिट्यूएंट फॉर्म किसको कहा जाता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या उठाया पता है, कार्बन का D का मतलब लिया गया डायमंड, और यहाँ पर ऑक्सीजन का जो स्टेबल फॉर्म है, क्योंकि जो जो एलिमेंट्स इस आपके प्रोडक्ट में हैं वो उनके कंस्टिट्यूएंट फॉर्म से आने चाहिए। आपने देखा कार्बन और ऑक्सीजन है, तो अब हमें कार्बन ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म इधर लिखना है। अगर आपने डायमंड लिख दिया फिर यहाँ पर O2 लिख दिया, अब सवाल आता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हीट निकलेगी क्योंकि बैलेंस केमिकल रिएक्शंस है। तो सवाल आता है क्या जो भी हीट ऑफ रिएक्शन होगा उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो बगल में क्रॉस बना हुआ है, मतलब ये कह रहे हैं कि नहीं। सवाल आता है क्यों नहीं होगा भाई, हमारा प्रोडक्ट 1 मोल बन रहा है अपने, यहाँ पर देख रहे कार्बन कार्बन से आया है, ऑक्सीजन O2 से आया है, तो ये तो फॉर्मेशन लग रहा है मुझे। नहीं, ये फॉर्मेशन की रिएक्शंस नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं ये D4 जो मैंने लिखा है यहाँ पर डायमंड है, और कार्बन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कंस्टिट्यूएंट फॉर्म डायमंड नहीं माना जाता है, ठीक है, याद रखना। तो भले ही डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ है, अर्थ पे पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, कठोरता एक अलग चीज़ है और उसकी स्टेबिलिटी की अगर बात करते हो एक अलग होता है। तो ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का, उसी को हम उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग जब पढ़ेंगे वहाँ पर कार्बन फैमिली वहाँ पर लिखा गया है, तो ग्रेफाइट ही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और उसी में ही ग्रेफाइट के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू 0 आती है। तो वो आगे बताएंगे। बस यहाँ पर अभी के लिए आपको ये याद रखना है, अगर कार्बन की बात आए, ठीक है, और आपको कोई भी फॉर्मेशन की रिएक्शंस है, अगर कार्बन उठाना है, याद रखना ये हमेशा, अगर फॉर्मेशन की रिएक्शंस लिखनी है और आपको कार्बन लाना है, तो कार्बन के लिए 2 चीज़ आपको दिखनी चाहिए, या तो वो ग्रेफाइट लिख दे या फिर ऐसा सॉलिड लिख दे, ठीक है। अगर डायमंड लिखा तब बताओगे गलत, हम उसको फॉर्मेशन की रिएक्शंस नहीं कहेंगे। जब फॉर्मेशन की रिएक्शंस नहीं हुई तो उस हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। देखो यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शंस तो होगा, लेकिन क्या उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन का दर्जा दिया जाएगा, उसके लिए मैंने क्रॉस किया है। ऐसा नहीं बताओगे इसका मतलब यहाँ पर जो हीट निकली उसको हीट ऑफ रिएक्शंस नहीं कहेंगे, हीट ऑफ रिएक्शंस कहेंगे, क्या उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे, इसके लिए क्रॉस लगा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं। लेकिन यहाँ पर फिर से अगर हमने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और कार्बन को उठा लिया किसे, इसका सबसे स्टेबल फॉर्म, सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको कहते हैं ग्रेफाइट, वो उठा लिया। फिर ऑक्सीजन को भी उठाया, कहाँ पर, ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है, O2 होता है, उठा लिया। अब बताओगे इसमें सेलेक्ट किए गए जिससे बनाया जा रहा है वो दोनों इसके स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। अब बताओगे ये बहुत सही है। अब बताओगे यहाँ पर जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा, डेल्टा H मतलब हीट ऑफ रिएक्शंस, उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे ज़रूर, इसलिए यहाँ पर ऐसा टिक लगा है। अब अगर बात करते हैं, कहा गया चलो एक काम करो C2H6 बना के दिखाओ इसकी फॉर्मेशन की रिएक्शन, जिसको भी पूछे कोई दिक्कत नहीं, उसका 1 मोल आप यहाँ पर लेते हैं, लिख दिया। अब देखो इसमें कौन कौन छुपा है। अब तो ये कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो कहा जाए कार्बन का सही फॉर्म जैसे कि या तो ग्रेफाइट लिख दे तो सॉलिड लिख दे, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। जब डायमंड मेंशन करेगा तभी डायमंड को मानेंगे, अगर ऐसा सॉलिड लिखता है तो मान के चलते वो ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आपको पता है स्टेबल फॉर्म क्या हो जाता है, H2 ही होता है। अब उसके हिसाब से आपने कहा कि हमने कार्बन भी सिलेक्ट कर लिया कार्बन के लिए और हाइड्रोजन भी सिलेक्ट कर लिया H2। अब यहाँ पर आपको ऐसे यहाँ पर कोफिशिएंट यूज़ करने हैं कि जिससे कि वो एक ही मोल बने, एक से ज़्यादा ना बने, बैलेंसिंग के साथ होता बताओगे 2 कार्बन और 3 H2 लेंगे तभी C2H6 बनेगा। और इस दौरान जो भी हीट ऑफ रिएक्शन होगी उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहा जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर करेक्ट का टिक लगा वहाँ पर राइट वाला। अब आप बात करते हैं यहाँ पर, फिर से कह रहे हैं अगर C2H6 को हम एक और तरीके से बनाएं, कैसे, कह रहे हाइड्रोजन को H2 से उठा रहा है, ठीक है, और बताओ, कह रहे लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कार्बन जो और बचा हुआ है यहाँ पर इसको मैं C2H4 से उठा रहा हूँ, गलत। कार्बन कहाँ से आना चाहिए, अगर फॉर्मेशन लिख रहे हो कार्बन सॉलिड लिखे या फिर ग्रेफाइट लिखे, अगर ऐसा लिखता है बताओगे पूरा का पूरा गलत है। तो यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहा जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रॉस लगा, तो क्या समझ में आया, हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए रिएक्शंस हमारी कौन सी होनी चाहिए, फॉर्मेशन की। और फॉर्मेशन की रिएक्शन की क्या खास बात है, 1-2 बातें बस आप वो ध्यान दोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर यह है कि आपको मैं बताऊँ, हमारा प्रोडक्ट 1 मोल और उसके बाद जो भी उसमें एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से आया। अब जैसे कार्बन पे बहुत लोग वहाँ पर डाउट में रहते हैं, तो मैंने कहा कार्बन का या तो ग्रेफाइट लिख दे तो सॉलिड लिख दे, डायमंड लिखा तो तुरंत के तुरंत वहाँ पर इसको क्रॉस करना, ये नहीं हो सकता। हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या माना जाता है? H2, ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन का N2, फ्लोरीन का F2, क्लोरीन का Cl2, ये सारी चीज़ उसके स्टेबल फॉर्म होते हैं। अगर उनसे बनता है तो आप बताओगे हाँ वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहा जाएगा, उसमें जो भी हीट इवॉल्व या फिर एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि इसका मतलब वो फॉर्मेशन की रिएक्शंस हुई। चलो यहाँ पर मैंने बताया है एक बार फिर से मेथड कि आप जानो कि वहाँ पर कैसे फॉर्मेशन की रिएक्शंस लिखी जाती है। कह रहे मेथड टू राइट रिएक्शन फॉर अ हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड, मेथड टू राइट हीट ऑफ रिएक्शन राइट द रिएक्शन फॉर अ हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड। चलो यहाँ पर क्या करते हैं आप समझो। पहली लाइन में कहता है कैसे आप हीट ऑफ रिएक्शंस लिखोगे या फिर फॉर्मेशन की रिएक्शंस लिखोगे। फॉर्मेशन की रिएक्शंस कह रहा है कि राइट 1 मोल प्रोडक्ट ऑन राइट हैंड साइड। सबसे पहले काम जो मैंने अभी आपको बताया, पहले 1 मोल प्रोडक्ट को आप राइट साइड लिख डालो, लिख दिया। अब क्या करें, कह रहे इस बात का भी ध्यान रहे कि कोई भी साइड प्रोडक्ट उसके अलावा ना रहे, केवल वही रहे, इसके अलावा और कोई बगल में नहीं होना चाहिए। चलिए अब तीसरा, राइट एलिमेंट इन्वॉल्व, जो कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा इन द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म कहाँ पर लिखना है? ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब कौन सी साइड की बात कर रहा है? रिएक्टेंट साइड, है कि नहीं भाई? रिएक्टेंट साइड की बात कर रहा है ऐसा। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि हम कह देते हैं चलो एक काम करो, हर कोई यहाँ पर अमोनिया के फॉर्मेशन की रिएक्शंस लिख के दिखाओ। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, हम अमोनिया 1 मोल प्रोडक्ट साइड लिख देते हैं। लिख दिया 1 मोल, चलो लिख दिया। अब क्या करो, अब आपने कहा इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नाम के 2 एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो अब नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म N2, ठीक, और हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म H2। लेकिन याद रहे ये 2 मोल, 1 मोल से ज़्यादा ना या 1 मोल से कम ना, ठीक है, 1 ही मोल होना चाहिए था। अब उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। अब यहाँ पर केवल N लिखने से आपको लिखना पड़ेगा, नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म N2 होता, ना कि N लिख दिया, N और 3H लिख दिया, आपने कहा ये रहा सबसे अच्छी रिएक्शन, ये गलत होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का H नहीं होता स्टेबल, नाइट्रोजन का N नहीं होता है, N2 होता है, इनका H2 होता है। तो इस बात का ध्यान देना। अब लिख तो दिए, लेकिन यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन है, प्रोडक्ट 1 ही मोल होना चाहिए। अब सवाल आता है यहाँ पर अगर 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पर तो 1 है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि 2 से 2 कैंसिल होकर के फाइनली 1 ही बचे। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पर क्या है? आप बताओगे केवल 1 H2 लिखा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो कुछ ऐसे करना है केवल 3 हो, तो आप बताओगे 3/2 H2, क्योंकि आपको पता है 2 के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो 3/2 यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, कितना बच जाएगा? 3। तो अब जा करके यहाँ पर 1 मोल बन रहा है। तो अब बताओगे भाई अब जो भी हीट ऑफ रिएक्शंस होगा उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन का दर्जा देंगे, और वो हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी? अब बताओगे जो प्रोडक्ट बन रहा है, कौन प्रोडक्ट बन रहा है? अमोनिया। तो अब जो फॉर्मेशन होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके नाम से जाना जाएगा? अमोनिया का माना जाएगा। अब बताओगे अमोनिया का हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा उस हीट ऑफ रिएक्शंस को। चलो और भी एग्जांपल्स यहाँ पर हैं। कह रहे जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पर हमसे कह रहा है C2H5OH, इथेनॉल बना के दिखाओ। क्या बनाना है? इथेनॉल, वो भी कितना? 1 मोल। कह रहे 1 मोल इथेनॉल, मतलब इथेनॉल के फॉर्मेशन की रिएक्शंस लिखो। तो हमारा पहला काम प्रोडक्ट साइड 1 मोल लिख दिया। अब इसमें देखना क्या समस्या, एक कार्बन है, हाइड्रोजन नाम के हैं और ऑक्सीजन, टोटल 3 एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो कार्बन कहाँ से आएगा? कार्बन सॉलिड या फिर ग्रेफाइट। हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म बताओ, अभी देख चुके हैं, O2, और ऑक्सीजन का O2, H2O2, और यहाँ पर क्या हो जाता है? कार्बन। लेकिन याद रहे 1 मोल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन कितने? 1, तो O2 के सामने कितना? 1/2 लिखोगे। हाइड्रोजन कितना? 5 and 1 6, कोई दिक्कत नहीं, 3 मोल लिख दिया इसको। कार्बन है 2 मोल लिख दिया। तब बताओगे यहाँ पर ही हमने रिएक्शन सही लिखी है, और सही रिएक्शंस लिखा है तो मतलब हीट ऑफ रिएक्शंस को हीट ऑफ फॉर्मेशन कह देंगे। आया समझ में? तो चलिए और देखते हैं यहाँ पर। अब आपको कह रहे हैं कि अगर कभी हीट ऑफ फॉर्मेशन चल रहा है, लेकिन अगर वहाँ पर टेम्परेचर वगैरह, प्रेशर वगैरह एक फिक्स मान लेता है, एक स्टैंडर्ड मान करके, तब वहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करता है। तो अब उसको हम कहते हैं भाई एक काम करते हैं, तब इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन, तब इसको कहेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कह दिया जाएगा। आया समझ में? क्या बोल देंगे उसको? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है
स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ नॉट, कह रहा है डेल्टा एच एफ बराबर डेल्टा एच एफ नॉट कब, कह रहा है जब 25 डिग्री सी टेम्परेचर हो, 1 एटीएम प्रेशर या फिर इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, ठीक है, इतना प्रेशर की 1 एटीएम बराबर इतना होता है। तो अब अगर बताओगे इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें तब हीट ऑफ फॉर्मेशन को स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ नॉट से ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हर कोई याद रखेगा, कह रहे हीट ऑफ फॉर्मेशन कहें या फिर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज ऑलवेज जीरो, किसके लिए, फॉर मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ एलिमेंट। कहा गया कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट का जो भी उसका स्टेबल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर आपसे पूछा जाए वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। जैसे कार्बन का मैंने कहा ग्रेफाइट, वो क्या हो जाएगा, उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर हमसे कभी पूछा जाए ग्रेफाइट का क्या होगा, कार्बन का जीरो। हाइड्रोजन H2 का क्या हो जाएगा, जीरो। NO2 का जीरो, O2 का जीरो, F2, Cl2, Br2, I2, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, जीरो। तो जो भी मोस्ट स्टेबल फॉर्म जिसको स्टैंडर्ड या फिर कंस्टिट्यूएंट फॉर्म कहा जाता है किसी एलिमेंट का, उसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो होती है। वही आपको यहाँ पर बताना चाहता है, कह रहे जैसे कार्बन ग्रेफाइट, H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2, एमारफस, आयरन, एल्युमिनियम, आर्गन, इन सब के लिए अगर हमसे पूछा जाए हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो होती है, ठीक है। ये सब स्टेबल फॉर्म है ना, इनका जीरो होता है, लेकिन ये मिल करके जिसको बनाएंगे उसका जीरो नहीं होगा, उसका या तो आपको प्लस में तो माइनस में कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा, लेकिन ये इनका जो स्टेबल फॉर्म होता है इनका जीरो होता है। आया समझ में, ये जिसको बनाएंगे उसका, जैसे कार्बन था और O2 मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं जीरो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा, लेकिन कार्बन ग्रेफाइट का और O2 का क्या हो जाएगा, जीरो होता है। ये बात ध्यान देना। चलो सवाल आता है, आपने कहा कि चलो ठीक है हमने समझ लिया हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, सारी चीज़ें। अब अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन हम समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, तो इसका क्या एप्लीकेशन होगा, इसको सीखने का क्या फ़ायदा होगा हमें, हम इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अब वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलो देखते हैं यहाँ पर उसका क्या एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो कह रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। कह रहे हैं इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन हम कर सकते हैं कहाँ पर, हीट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने में, कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस। हीट ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट करने में इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बताया गया, फॉर अ गिवन रिएक्शंस व्हेन हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट आर गिवन। देखो ये फॉर्मूला हर किसी को याद रखना है। कह रहे अगर कोई केमिकल रिएक्शंस है उसमें हमें बस एक काम करते, पता है क्या, जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी रिएक्टेंट हैं, सबके हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू वो हमें दे दे। उसके बाद उस मेन रिएक्शन की, जो रिएक्शंस है मेन, उसका हीट ऑफ रिएक्शंस बता सकते हैं। आज समझ में क्या बोल रहा हूँ, अगर जितने भी रिएक्टेंट हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, सबका कौन सा डाटा दे, फॉर्मेशन का डाटा दे। उस दौरान अगर हमसे पूछा जाए क्या इस डाटा से आप इस रिएक्शन की ओवरऑल हीट ऑफ रिएक्शंस बता सकते हो, बहुत आसानी से बता सकते हो। आपको क्या करना है, सिग्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करना होता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है प्रोडक्ट में जितना भी हीट ऑफ फॉर्मेशन टोटल, यहाँ पर सिग्मा मतलब आपको ऐड करना पड़ेगा, टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन में से क्या करना पड़ेगा, टोटल हीट ऑफ यहाँ पर प्रोडक्ट में से टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट को घटाना पड़ेगा, जो कुछ भी आएगा वो उस हीट ऑफ रिएक्शंस को बताएगा। चलिए जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है आपके सामने, उसको देखते हैं। यहाँ पर आपको कहता है कि मान लेते हैं केमिकल रिएक्शन है 2C2H6 7 O2 से रिएक्शन करके 4CO2 और 6H2 बनाता है। कह रहे हैं इसकी हीट ऑफ रिएक्शंस क्या होगी, और जो हमें यहाँ पर डाटा प्रोवाइडेड है वो ये दिया गया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड का -X किलो कैलोरी पर मोल है, हीट ऑफ फॉर्मेशन वाटर का -Y किलो कैलोरी है, और यहाँ पर C2H6 का कितना हो जाता है, -है। याद रखना ये एक रिएक्शन है, कोई फॉर्मेशन की रिएक्शंस नहीं है। ये फॉर्मेशन की रिएक्शन तो हम पढ़ के आ रहे हैं, कोई फॉर्मेशन की रिएक्शंस नहीं है, ये कोई एक रिएक्शंस है। और इसमें जो भी आपको डाटा दिया गया, मतलब यहाँ पर C2H6 का देने का मतलब है कि जब C2H6 1 मोल अपने कंस्टिट्यूएंट फॉर्म से बनाया गया होगा तब उसकी वैल्यू इतनी आई थी। जब 1 मोल CO कार्बन डाइऑक्साइड बनाया गया था अपने कंस्टिट्यूएंट फॉर्म से,
तब उसकी वैल्यू x किलो कैलोरी आई थी, और जब 1 मोल वाटर बना था तब यहाँ पर आया था। इनका जब अलग अलग बनाया गया तो उसका डाटा दिया है। आज एक केमिकल रिएक्शंस में ये सारे लोग प्रेजेंट है और इनका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया और हमसे पूछा जाए हीट ऑफ रिएक्शंस वहाँ पर बता सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, और वो ये है कि हीट ऑफ रिएक्शंस बराबर सिग्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, प्रोडक्ट साइड का, माइनस टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, रिएक्टेंट का। हम ये फॉर्मूला यूज़ करके वहाँ पर बता सकते हैं, ऐसा समझ। और ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे वो ध्यान देना। अब जैसे इसके लिए लिखना है आपको, इसने जितना भी लिखा है ना, एक एक मोल का दिया है। कितने का दिया बताओ, एक एक मोल का हिसाब दिया। और इस रिएक्शन में अगर यहाँ पर जो आगे नंबर लिखे जाते हैं आपको पता है वो क्या होता है, वो भी मोल को बताता है। उसने कहा कि केवल मैं आपको जो भी डाटा दे रहा हूँ 1 मोल का है। अब आपको यहाँ पर आपके रिएक्शन में जितने मोल है तो उतने से आप वहाँ पर मल्टीप्लाई करके पूरा उसकी हीट कंप्लीट करो। तो इसीलिए जब इसके लिए अगर हीट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिखूंगा, ध्यान से समझना हर कोई। हम क्या लिखेंगे, पहले प्रोडक्ट साइड वाले को, किसको लिखते हैं, पहले प्रोडक्ट साइड वाले को लिख रहे हैं ना। तो अब बताओ यहाँ पर क्या हो सकता है, 4 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, प्लस क्योंकि पहले प्रोडक्ट वाले की हीट को लिखते हैं। फिर आपको जो दिया गया है वाटर का केवल 1 मोल का, आप बताओ कि 6 मोल है तो इसका मतलब 6 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये हो गया हमारे प्रोडक्ट कंप्लीट। फिर माइनस, फिर आते कहाँ पर, रिएक्टेंट साइड। अब बताओगे 2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, क्योंकि C2H6 हमें 1 मोल का दिया है और यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू इतना, प्लस 7 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, वाटर का। ये फिर इनकी वैल्यू को रख करके आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर XYZ है, लेकिन आपको जब न्यूमेरिकल्स पूछेगा तो वहाँ पर इसकी कोई डाटा देगा, कोई वैल्यू देगा, तब उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा यहाँ पर आप बताओगे तो चलो इनका 3 का दिया, इनका तो भूल गया देने को। इनका क्यों नहीं दिया पता है, क्योंकि ये O2 है और O2 ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और उसके लिए उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो याद रखना, अगर ऐसा आप वहाँ पर रख लेते हो तो जाकर के आपका क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस करके बताओ अगर आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन समझ में आए। बस याद रहे कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, हीट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, पूरा कोफिशिएंट के साथ वहाँ पर वैल्यू को रखना है हिसाब लगा करके। चलिए बताइए, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एट 298 केल्विन इज गिवन। अमोनिया का पर मोल इज ऑफ अमोनिया गैस टू विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज दिस वैल्यू अप्लाई। तो कह रहे तो कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जहां पर हम इस वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अमोनिया के लिए यहां पर लिखा गया, अमोनिया की फॉर्मेशन की रिएक्शन आप बताओ। हाफ N2 प्लस 3/2 H2 क्या बना रहे हैं, अमोनिया गैस। ठीक है, ये अगले ऑप्शन में कह रहे हैं कि यहाँ पर देखो, मैंने कहा था कि आपको फॉर्मेशन की वैल्यू दिया है तो आपका एक ही दिमाग होना चाहिए, यहाँ पर एक ही जहाँ लगना चाहिए कि वो ये कि आपको पहले तो अमोनिया के फॉर्मेशन की रिएक्शंस बनानी है। अच्छा, जब हम रिएक्शंस बनाते हैं तो मैंने कहा था प्रोडक्ट हमारा कितना होना चाहिए बताओ, 1 मोल। यहाँ पर तो 2 मोल लिखा है, यहाँ पर 1 मोल, 3 जगह चल रहा है 1-1 मोल, यहाँ पर 2 मोल, इसको हटाओगे। अब मैंने कहा था कि इसमें जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से आया, स्टेबल फॉर्म से। नाइट्रोजन की स्टेबल फॉर्म क्या है, N2, हाइड्रोजन का H2। और आपने देखा यहाँ 1/2 3/2 लिखना पड़ा, जिससे कि एक नाइट्रोजन इधर, एक नाइट्रोजन इधर भी बचे ओवरऑल। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3। तो अब बताओ कि इस हिसाब से तो मुझे पहला वाला सही लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या गड़बड़ी होगी, यहाँ पर भी 1 मोल है, लेकिन नाइट्रोजन को कहाँ से उठाया बताओ, क्या N2 से उठाया, नहीं, केवल N, हाइड्रोजन केवल H से। ये गड़बड़ी कर बैठे, ये गलत। यहाँ पर तो 2 मोल बन रहा है, इसको हटाओ जल्दी से। अच्छा, यहाँ पर क्या गड़बड़ी होगी, ऐसा लग रहा है दोनों रिएक्शन डिक्टो ही तो है। बताओ 1 मोल अमोनिया, हाँ 1 मोल अमोनिया, हाफ N2 3/2 H2। तो क्या गड़बड़ी होगी बताओ, हर कोई दिख रहा है कहीं पर क्या। ये जो कह रहा है वो किसके लिए कह रहा है, भाई मैं तो अमोनिया गैस की बात कर रहा हूँ। इसने भी कहा मैं भी अमोनिया गैस की बात करूँ, लेकिन ये किसकी बात कर रहे हैं बताओ, 1 मोल अमोनिया, वो भी लिक्विड। और आपको पता है अगर फिजिकल स्टेट बदलती है, अभी मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शंस भी बदलती है। इसका मतलब बताओगे ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन हमारा, पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन को दर्शा रहा है वहाँ पर। तो चलो एक एक करके देखते हैं, हर कोई ध्यान दो। 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, सही है, ये तो कंडीशन फुलफिल है। फिर 1 मोल प्रोडक्ट किससे बनना चाहिए, अपने कंस्टिट्यूएंट फॉर्म से। कार्बन का क्या स्टेबल फॉर्म होता है बताओ, ग्रेफाइट या फिर सॉलिड। इसमें क्या लिख दिया, डायमंड, आपने देखते तुरंत काट दिया, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या बताया गया, HF कितना है, 1 मोल HF है,
और किससे बनाया गया है? HF में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म आप बताओगे H2। फ्लोरीन का भी मैं आपको बता दूं F2 ही होता है, H2 और F2। और आपको पता है एक ही मोल चाहिए था, तो भाई यहाँ पर हाफ हाफ लिखना पड़ेगा। बताओ ये तो सही जा रहा है। चलो और भी चेक करते हैं। अमोनिया को 2 मोल लिख दिया आपने, तुरंत के तुरंत कैंसिल किया। कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल लिखा है, सही जा रहा है, प्रोडक्ट 1 मोल है। लेकिन आपको पता है कार्बन को कहाँ से उठाया? ना तो ग्रेफाइट से ना तो सॉलिड से, कहाँ से उठा लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड से उठा रहे हैं। बताओगे गलत। तो कौन सी रिएक्शन आपकी सेकंड वाली रिएक्शन यहाँ पर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन को दर्शा रहा है, दिखा रहा है। चलो यहाँ पर आपके सामने एक न्यूमेरिकल्स है, इसको सॉल्व करो, देखो क्या बोलता है। अब आपको यहाँ पर बताया गया हाउ मच हीट विल बी रिक्वायर्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू फॉर्म 1.28 किलोग्राम CaC2 फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन सॉलिड। और आपको यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड इसको कहते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड के हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दिया गया है। और कह रहे हैं हाउ मच हीट विल रिक्वायर्ड। इसका मतलब मैं आपको बताऊँ, ये हीट ऑफ रिएक्शन ही आपसे पूछना चाहते हैं। और लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कैल्शियम कार्बाइड बनाया जा रहा है इन दोनों लोगों से, तो कह रहे हैं कि बताओ कितनी हीट वहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। आपसे ये ऑप्शन दे दिया गया। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ओवरऑल क्वेश्चन में यह हीट ऑफ फॉर्मेशन का डाटा दे करके हीट ऑफ रिएक्शन पूछना चाहता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। पहली बात तो यहाँ पर रिएक्शन हमें पता होना चाहिए। और ये रिएक्शंस में आपको बताओ कि ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स यहाँ पर यूज़ करता है, कोई रिएक्शंस बेस्ड है तो आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कहीं ना कहीं होती है। ये रिएक्शंस अगर आप जाओगे, जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन में एल्काइन प्रिपरेशन, तो एनसीईआरटी में पहली हेडिंग है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, तो वहाँ से रिएक्शंस आपको मिल जाएगी। उसी पे है, मैं यहाँ पर लिख करके बताता हूँ। अब बताओ, जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शंस हम कराते हैं यहाँ पर कोक या फिर कार्बन से, ठीक ऐसे, तब जा करके आप बताओगे यहाँ पर CaC2 बनता है, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड, और यहाँ पर 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी इवॉल्व होती है। ये रहा। और इसी में कह रहा है कि जब ये 1.28 किलोग्राम बनेगा तब कितनी हीट निकलेगी। हम कहते हैं अब उसको बाद में रखते हैं, पहले यहाँ पर देखें ये रिएक्शंस। इस रिएक्शन में हमें पता चल गया इसका 1 मोल, इनके 3 मोल, ये आगे के नंबर ना, इनके 1 मोल और इनके 1 मोल, ऐसे रिएक्शन चल रही है ना। इनका 1 मोल 3 मोल कार्बाइड से कार्बन सॉलिड से रिएक्शन करता है, जिसको हम कोक कहते हैं। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बाइड और 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो अब इसके लिए पहले हम हीट ऑफ रिएक्शंस लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे बताओ। अब बताओगे पहले प्रोडक्ट साइड से, अब बताओगे यहाँ पर कैसे, इसके मोल कितने 1, तो अब बताओगे डायरेक्ट यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, CaC2 का, ठीक है, प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का, हो गया प्रोडक्ट खत्म। अब आते हैं रिएक्टेंट साइड, माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पर आप नोट लगाते जाओ। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, CaO का। अच्छा ये बताओ, ऑक्सीजन के यहाँ पर कार्बन का तो बोलना भूल गया, केवल 3 का दिया, यहाँ पर तो 4 लोग हैं, क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसका क्या हो जाता है, 0 होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। तो आते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, इनकी वैल्यू रखो, इनकी वैल्यू रखो। तो आप वैल्यू रखते हो यहाँ पर कौन है, कैल्शियम कार्बाइड, कितना बताया, -40। उसके बाद प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का -26 है, कोई बात नहीं, इसको भी रख देते हैं। उसके बाद इधर आता है कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, कितना बताएगा, -152। तो चलिए अब हीट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको कहता है कि ये 26 और 14, ठीक है, 4 30 10, यहाँ पर 40 हो जाएगा, -40 हो जाता है ना, क्योंकि ये बताओ माइनस है, प्लस माइनस तो फिर माइनस ही होने वाला है। फिर यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +152। अब बताओ कितना आ जाता है हीट ऑफ रिएक्शन, कितना आ जाएगा, 152 में से 40 को घटाते हैं तो आ जाएगा आपका +112 ना, 112 किलो कैलोरी। और जल्दबाजी मत करना, एक ऑप्शन मैच कर रहा है, वो भी पहला वाला, लेकिन ये नहीं टिक होगा। क्यों, क्योंकि अभी तो आपने बताया है कि जब हमारा 1 मोल कैल्शियम कार्बाइड बनेगा तब इतनी हीट, या फिर कह सकते हैं 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तब इतनी हीट, 3 मोल कार्बन रिएक्ट करेगा तब इतनी हीट, या फिर 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है तब इतनी हीट मिल रही है। तो इस रिएक्शन के हिसाब से जितना जितना मोल इनका इन्वॉल्व हुआ है उससे इतनी हीट आई है। लेकिन आपको पता कह रहे मुझे इतना किलोग्राम जब बनेगा तब बताओ, तो अब बताओ कि अभी 1 मोल बना था तब इतनी हीट निकलेगी,
और 1 मोल का मतलब पता है क्या, इसका मॉलिक्यूलर वेट। कैल्शियम का 40 हो जाता है और कार्बन का 12 दूनी 24। बताओ कितना हो जाएगा, 40 20 60 4 64। आप बताओगे 64 ग्राम। इसका मतलब क्या करें, जब 64 ग्राम, याद रखना, अब यहाँ से अब अपना हिसाब लगाते हैं, कहेंगे जब 46 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बाइड बन रहा था, ठीक है, तब तो भाई हीट 112 किलो कैलोरी आई। अगर 1 ग्राम बने कभी, 1 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड बने, ठीक है, हम यूनिटरी मेथड से यहाँ पर कर रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा, ऐसा मैंने आपको मोल कॉन्स्टेंट में भी बताया था ना, मोल कॉन्स्टेंट वॉल्यूमेट्रिक्स में। तो बताओ जब 1 ग्राम का पूछा जाए, बताओगे 112 अपॉन कितना, 64 आ जाएगा, इतना किलो कैलोरी। लेकिन सवाल आता है ये 1 मोल का थोड़ी, 1 ग्राम का थोड़ी, कह रहे हैं मुझे 1.28, वो भी किलोग्राम। अच्छा वो किलोग्राम है ना, 1.28 kg। अच्छा इसको बोलना चाहिए, चूंकि हम ग्राम ग्राम के साथ चल रहे हैं ना, तब बताओगे 1280 ना, अब इतना ग्राम, इतने ग्राम के लिए क्या, जब 1 ग्राम का निकाल लिए ना, उसके बाद चाहे जितने का पूछे बस मल्टीप्लाई कर दो, 64 इंटू क्या हो जाएगा, 1280 ग्राम में इतना किलो कैलोरी जाएगा। तो 64 दूना 128 मतलब 20 हो जाएगा, और 112 गुणे 20 अब बताओगे 240 मतलब 2240 ना, इतना किलो कैलोरी। बताओ कोई ऑप्शन मैच किया, 2240 मतलब बताओगे यहाँ पर 2240 आ जाता है इतना। तो ये आ जाता है यहाँ पर। आया समझ में क्या करना था आपको, पहले तो यहाँ पर दिए गए फॉर्मेशन से हमने क्या किया, पहली बात तो रिएक्शंस आपकी सही होनी चाहिए, रिएक्शंस होगा तभी आप वहाँ पर बता सकते हो। और उसके बाद हमने क्या किया, प्रोडक्ट साइड जो भी लोग थे उनके हीट ऑफ फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट साइड जो था उसके हीट ऑफ फॉर्मेशन को घटा दिया, ठीक है। फिर इनकी वैल्यू को हमने रखा यहाँ पर, पहले तो यहाँ पर पहले सेटअप तैयार किया, जितने जितने मोल थे उसके साथ वहाँ पर लिखा गया, हालांकि सबके 1-1 मोल थे, जिसके 3 मोल थे उसका तो रखना ही था क्योंकि उसके हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू 0 थी। तो अब यहाँ पर हमने वैल्यू को जब रखा 14 -14 -26 माइनस फिर -152 रख करके सॉल्व किया, 112 आया, लेकिन इसको टिक मत करना है, एक ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब आपका जो भी आया वो 64 ग्राम के लिए आया, क्योंकि हमारा CaC2 यहाँ पर कितना बन रहा है, 1 मोल, मतलब 64 ग्राम के लिए तो इतना आया है, और 1.28 किलोग्राम का मतलब अब बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है, 1280 ग्राम का पूछा जाए तो 2240 मतलब 2240 किलो कैलोरी आएगा। चलो देखते हैं और कोई क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन फॉर दो एल्युमिनियम Fe2O3 से रिएक्शंस करके यहाँ पर 2Fe और Al2O3 का फॉर्मेशन कर रहा है। दैट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ Fe2O3 एंड Al2O3, आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको Fe2O3 का और Al2O3 का दिया गया इतना इतना। आपसे पूछा गया, बताओ भाई यहाँ पर क्या आपसे पूछा गया, कैलकुलेट डेल्टा H0। डेल्टा H0 का मतलब क्या, हीट ऑफ रिएक्शंस। चलो उस रिएक्शंस को, रिएक्शन तो आपको दिख ही रही है, उसके लिए आप लिख करके बताओ कैसे लिखोगे डेल्टा H0 या फिर हीट ऑफ रिएक्शंस। आप बताओगे पहले प्रोडक्ट साइड जाते हैं, आयरन का क्या लिखोगे, आयरन का 0 होगा, तो बताओगे हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, Al2O3 प्रोडक्ट वाले में गए, फिर माइनस स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, रिएक्टेंट में। तो बताओ एल्युमिनियम अपना सॉलिड फॉर्म में, उसका दिया भी नहीं क्यों वैल्यू, क्योंकि उसको पता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो 0 होता है। तो अब बताओगे यहाँ पर आ जाएगा Fe2O3, इनको रखते हैं, अब वैल्यू को रख करके सॉल्व करते हैं। बताओ Al2O3 की वैल्यू कितना दिया इसने, ये सेकंड वाली वैल्यू है उसकी -399.1, फिर माइनस करके इसकी वैल्यू आई है वो भी माइनस में 196.5। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है, -399.1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 196.5, ठीक है ये। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं -202.6 इतना किलो कैलोरी आ जाता है, ठीक है ये। तो यहाँ पर था जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको यहाँ पर ये दिया था, ये प्रोडक्ट था, ये रिएक्टेंट था, इसकी हीट में से इसकी हीट को घटा दिया फॉर्मेशन वाली, आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो यहाँ तक जो टाइप ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन चल रहा था वो मैंने आपको बताया, हीट ऑफ रिएक्शंस में जो हीट ऑफ फॉर्मेशन बताया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्या होता था वो सारी चीज़ें। और सबसे मेन यहाँ पर अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया जाए तो प्रोडक्ट वाले में से रिएक्टेंट को घटा दोगे तो आपको वहाँ पर ओवरऑल हीट ऑफ रिएक्शंस मिल जाएगी। तो आज हम लोग इतना करते हैं, अगले टर्न पे फिर क्या करते हैं, और भी बहुत सारे टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, उन सबको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू।